शुरू करें तब। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते। पहला प्रश्न, जंतुओं में प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है? और जंतुओं में प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप जो बनता है वह किसके दौरान बाहर निकलता है? उत्सर्जन के दौरान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रिएशन। हर सजीव के शरीर में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन तब ही माना जाएगा जब हानिकारक पदार्थ शरीर से निकले। अगर उपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकल रहा है तो उसको बीमारी कहते हैं, उत्सर्जन नहीं करनी उसको। शरीर से ग्लूकोज का निकलना बीमारी है, जिसको डायबिटीज कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज उपयोगी पदार्थ। लेकिन शरीर से यूरिया का निकलना उत्सर्जन है, क्योंकि यूरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और भिन्न भिन्न जंतुओं में एक समान तरह से उत्सर्जित पदार्थ नहीं निकलते हैं। मछली में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया निकलता है, तो मानव में यूरिया, तो पक्षी में यूरिक अम्ल। भिन्न भिन्न जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में या तो अमोनिया निकलते हैं, या तो यूरिया निकलते हैं, या तो यूरिक अम्ल निकलते हैं। ये तीनों ही उत्सर्जित पदार्थ है किसका? जंतु का। और जंतुओं में जो ये तीनों उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, ये किसके विखंडन से बनते हैं? किसके विखंडन से बनते हैं? तो जंतुओं में प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप अमोनिया भी बनते हैं, यूरिया भी बनते हैं, और यूरिक अम्ल भी बनते हैं। अमोनिया जैसे बनते हैं किसमें? मछली में। मछली में या प्रायः जलीय जीवों में, प्रायः जलीय जीवों में यूरिया बनते हैं किसमें? स्तनधारी में। किसमें? स्तनधारी में। और उभयचर में, स्तनधारी में, उभयचर में। यूरिक अम्ल किसमें बनते हैं? पक्षी में बनते हैं, सरीसृप में बनते हैं, पक्षी में बनते हैं, सरीसृप में बनते हैं। तो मानव में, मानव क्या स्तनधारी है? मानव स्तनधारी है। और मानव के शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ यूरिया बनता है, वो यूरिया कहां से बनता है? यूरिया प्रोटीन से बनता है। मछली के शरीर में उत्सर्जित पदार्थ क्या बनता है? कहां से बनता है? प्रोटीन से बनता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ जो निर्मित होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। जब शरीर प्रोटीन का पूरी तरह से उपयोग कर लेता है तब जाकर अमोनिया या यूरिया या यूरिक अम्ल बनता है। जिस तरह मशीन पेट्रोल का उपयोग करता है, धुआं छोड़ता है जी, ठीक उसी तरह जंतु प्रोटीन का इस्तेमाल करके उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल निकालते हैं। और ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं? अमोनिया, उसे कहते हैं अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक, अमोनियोटेलिक। आपसे पूछेगा मछली कैसा जीव है? अमोनियोटेलिक। जो जंतु यूरिया निकालते हैं उसे कहते हैं यूरियोटेलिक। जो जंतु यूरिक अम्ल को निकालते हैं उसे कहते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। तो उत्सर्जन के दृष्टिकोण से जंतु कितने प्रकार के? उत्सर्जन के दृष्टिकोण से जंतु कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनियो। मछली कैसा जीव है? मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी कैसा जीव है? समस्त स्तनधारी कैसा जीव है? उभयचर जैसे मेढक कैसा जीव है? पक्षी, सरीसृप, मगरमच्छ, सांप। क्योंकि मगरमच्छ सांप क्या है? बात समझ गए ना? तो प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया भी बनेगा जंतु में, यूरिया भी बनेगा जंतु में, यूरिक अम्ल भी बनेगा जंतु में। और जंतु कौन है? जंतु वो है जो जंतु जगत में है, कोरीफेरा से लेकर कोड डेटा तक, केवल और केवल वो क्या है? जंतु है। बात समझ गए? आंसर क्या होगा? जो हमारे हैं वही होगा, नहीं होगा। चलिए कमेंट सेक्शन को थोड़ा बड़ा कीजिए। क्लियर हो गया? पहला प्रश्न क्लियर। अब पहला में बहुत कुछ क्लियर हुआ है, बहुत कुछ। नेक्स्ट 2 नंबर, समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है,
समतल दर्पण तो आप रोज देखते हैं, समतल दर्पण आप रोज देखते हैं, रोज ऐनक देखते हैं जी। वो ऐनक क्या है, और उसमें आप अपना प्रतिबिंब रोज देखते हैं, उसी से अंदाजा लगाइए दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और कितना पीछे बनता है, अगर कोई वस्तु x मीटर की दूरी पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी x मीटर की दूरी पर बनता है, उसका प्रतिबिंब भी x मीटर की दूरी पर बनता है। बात को समझिए, क्या समझिए। तो एक वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूरी पर होता है उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा सीधा। आपके ऐनक में प्रतिबिंब सीधा बनता है, उल्टा सीधा, तो गलत कौन है? सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनते हैं। जो प्रतिबिंब सीधा है, जो प्रतिबिंब सीधा है वो 100% क्या है? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बना करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज हमेशा उल्टा बना करते हैं। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनेगा। तो जो प्रतिबिंब सीधा है वो आभासी या काल्पनिक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बना करता, हमेशा उल्टा बना करता है। दोस्तों क्लियर हो गया? तो गलत कौन है? समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। पर्दे पर केवल कौन प्रतिबिंब उतरेगा? और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार कर सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? तो पर्दा को उल्टा कर देंगे तो प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा। बात समझिए। नेक्स्ट, यदि किसी दर्पण के आगे कितने भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ता है। असीधा प्रतिबिंब कौन होता है? आभासी, वर्चुअल, या इसका दूसरा नाम है, अगर काल्पनिक, अगर प्रतिबिंब सीधा है तो निश्चित तौर पर वो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक है। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतार सकते हैं वो तो हमेशा उल्टा बनता है। तो कह रहे आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यानी ऐसा दर्पण है जिसमें प्रत्येक स्थिति में केवल कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और हर स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन? अतः उत्तल। अवतल दर्पण में कभी कभी वास्तविक बनते हैं और कभी कभी आभासी बनते हैं। अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कभी वास्तविक बनते हैं तो कभी काल्पनिक बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बना करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कर्म विकास। कर्म विकास समझ लेना। इस पृथ्वी पर आज जो सजीवों की भिन्न भिन्न जातियां देख रहे हैं, ये सब अकेले अकेले और एक साथ पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो इस पृथ्वी पर सजीव की लाखों जातियों कैसे विकसित हुई? तो इस पृथ्वी पर पहले एक सजीव आए, करोड़ों वर्ष रहे, उनमें परिवर्तन होता गया और उसी से नए सजीवों की उत्पत्ति होते गई। उदाहरण के लिए बंदर से मानव की उत्पत्ति क्या कहलाएगा? एक सजीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होने के साथ साथ उसी सजीव से नए सजीवों की उत्पत्ति क्या कहलाता है? क्रम विकास कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। यानी इवोल्यूशन आपको यह बताता है कि सजीव एक एक करके उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि सजीव एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इस तरह से उत्पन्न होते गए हैं और आज भी यह प्रक्रिया जारी है। कम विकसित सजीव से अधिक विकसित सजीव का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? और क्रम विकास होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। ये एक दिन दो दिन का खेल नहीं है। इस पृथ्वी पर जब भी बंदर से मानव बनने की प्रक्रिया चल रही होगी तो उसमें करोड़ों वर्ष लगे होंगे। ऐसा नहीं कि रात बंदर सोया दिन मानव बन के घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। करोड़ों वर्ष लग रहे। तो कह रहा है कि क्रम विकास के दौरान स्तनधारी का विकास सरीसृप से हुआ है। इस सरीसृप से हुआ है। इस क्रम विकास को कौन प्रमाणित करता है? एकिडना प्रमाणित करता है, क्योंकि एकिडना क्या है? एक प्रकार का योजक करी है। एकिडना क्या है? और एकिडना, ठीक है,
एकिडना किसके बीच का योजक करी है? सरीसृप और स्तनधारी के बीच का योजक करी है। सरीसृप और स्तनधारी के बीच का योजक करी है, यानी कि रेप्टिलिया रेप्टिलिया और मेमेलिया के बीच का योजक करी है। रेप्टिलिया और अब योजक करी क्या है? देखिए, एक सजीव से दूसरे सजीव का विकास होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। क्रम विकास बड़ी धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है और एक सजीव से दूसरे सजीव का विकास होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। और विकास की प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष के बीच एक ऐसा जीव विकसित हो जाता है जिसमें दोनों के गुण समाहित हो जाते हैं। एक सजीव जिसमें दो अलग अलग सजीवों के गुण हो, उसे क्या कहते हैं? योजक करी। योजक करी गवाही देता है किसका? क्रम विकास का। क्रम विकास का सबसे बड़ा गवाह है कौन? योजक करी। आपको बोला जाएगा कि इस पृथ्वी पर जो स्तनधारी है ना, वो किससे निकला है? सरीसृप से। तो आपका ये कहना है हम नहीं मानेंगे, तो तुरंत आपके पास कौन आएगा? एकिडना। काहे न मानिएगा? जब हो रहा था हम निकले थे बाहर और दोनों के गुण को अपने में क्या कर लिए? समाहित कर लिए, ताकि बाद में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा के दौरान बीच में एक ऐसा सजीव उत्पन्न हो जाता है जो दो अलग अलग सजीवों के गुण को अपने में क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है। ये जो एकिडना है, इसमें सरीसृप का भी गुण है। एकिडना अंडे देते हैं और अंडे देना किसका गुण है? और एकिडना के त्वचा पर बाल होते हैं, त्वचा पर बाल होना किसका गुण है? तो दोनों के गुण समाहित है। आखिर दोनों के गुण क्यों समाहित है? दोनों के गुण इसलिए समाहित है कि जब इससे इसका विकास हो रहा था तो बीच में ये निकल गया। बात समझे कैसा? और आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच का योजक करी है। पेरिपेटस, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का योजक करी है। एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का योजक करी कौन है? पेरिपेटस। सरीसृप और पक्षी के बीच का योजक करी कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स। ये जो प्रोटोप्टेरस है, ये फेफड़े वाली मछली, यानी ये ऐसा मछली है जिसको गिल्स नहीं बल्कि क्या है? फेफड़ा है। ये फेफड़े वाली मछली है जो किसके बीच का योजक करी है? जो मछली और उभयचर को अंग्रेजी में एम्फीबिया कहते हैं। प्रोटोप्टेरस फेफड़े वाली मछली है जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, और मछली में फेफड़ा, इसका मतलब है कि वो किसके बीच का योजक करी है? मछली और उभयचर के बीच का योजक करी है। नोट कर लिए। योजक करी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, खूब। अब तक ऐसा कोई बोर्ड नहीं हुआ जो योजक करी ना पूछे। योजक करी समझे ना? योजक करी समझे कि ना समझे? एक सजीव जिसमें दो अलग अलग सजीवों के गुण समाहित हो, उसे क्या कहते हैं? योजक करी क्रम विकास के सबसे बड़ा गवाह है। अगर आप क्रम विकास को झुठलाइएगा, आप कहिएगा कि नहीं, मानव का उत्पत्ति बंदर से नहीं हुआ है, तो आपको समझाने के लिए चिप पॉइंट दिया जाएगा कि वो हुआ है। जब हो रहा था तो बीच में हम निकले, कुछ गुण मानव का, कुछ गुण बंदर का ले लिए, कि ताकि बाद में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो हम बता सके। बाकी आप इवोल्यूशन को पढ़िएगा किताब में, और भी बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ये दोस्तों 5 नंबर चैप्टर। 5 गोली मतलब पाचक गोली में विद्यमान सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आमाशयी रस के साथ अभिक्रिया कर पेट के अम्लता को कम करता है। तो ध्यान दीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। और अमाशयी रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक। मानव के अमाशय में एक खास प्रकार के अम्ल निकलते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी कारण बस ज्यादा निकल जाता है ना, तो तेज पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में हम क्या कहते हैं? 5 गोली, जिसमें कैसा पदार्थ होता है। और आप जानते हैं कि अम्ल के गुणों को नष्ट करने की क्षमता किसी और में नहीं, किसमें है? क्षार का सबसे बड़ा गुण है कि वो अम्ल के गुणों को नष्ट करेगा, और अम्ल का सबसे बड़ा गुण है कि वह क्षार के गुणों को। तो जब हम क्षारीय दवा खाते हैं, अर्थात 5 गोली खाते हैं, तो वे अम्ल से अभिक्रिया कर उसके गुणों को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, और हमें पेट दर्द से राहत मिल जाती है। तो कारण क्या सोडियम बाइकार्बोनेट 5 गोली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो भी विषैला नहीं है और क्षारीय है, उसका इस्तेमाल 5 गोली के रूप में किया जा सकता है। पहला कदम क्या है? सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट आमतौर पर खाने वाले सोडा के रूप में जाना जाता है। खाने वाला सोडा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा क्या मिला जाता है? टार्टरिक अम्ल। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये कैसा है? क्षारीय। और आप ये जानते हो कि क्षारीय पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा या खारा। अगर डायरेक्ट इसको भोजन में किया देंगे तो उसका स्वाद खारा हो जाएगा। इसलिए इस क्षारीय पदार्थ के खारेपन को समाप्त करने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या मिला देते हैं? टार्टरिक अम्ल, ताकि इसका खारापन वाला स्वाद क्या हो जाए?
तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा के रूप में उपयोग लाने से पहले उसमें थोड़ा सा मिलाते हैं टार्टरिक अम्ल, ताकि इसका खारा स्वाद खत्म हो जाए और भोजन खराब। दोनों कदम क्या है? सही है, दोनों कदम सही है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि कोशिका के भीतर क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। बिल्कुल सही, क्लोरोप्लास्ट। श्वसन की संपूर्ण क्रियाविधि कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नहीं, ये गलत। श्वसन की पूरी प्रक्रिया, श्वसन यानी रिस्पिरेशन, श्वसन की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरा होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल। इसमें ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये होता है कोशिका तरफ में साइटोप्लाज्म में, और क्रेब साइक्लिक होता है माइटो। तो ये जो हम कहेंगे कि श्वसन की पूरी क्रियाविधि कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये गलत। श्वसन की पहली क्रियाविधि ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसीलिए दूसरा कथन आपका क्या है? गलत है। सही है केवल एक। रोशन कुमार पूछ रहा है हेजमोला क्या है? हेजमोला हजमोले हैं, उसमें भी हल्का फल्का सोडा मिला करके वही काम करवाया जाता है जो आपको बताए हैं। अब बाकी हेजमोला क्या है वो हेजमोला पर लिखा रहता है। कंपोजिशन, आप एक बार कंपोजिशन को पढ़ लीजिएगा। अब बाकी हेजमोला का गोली घाट गया, हम चारे थोड़ा आता है। गलत बोलेंगे। अब कुछ दिन में 1 रुपया में 1 हो जाएगा या 7 नंबर निम्नलिखित में कौन एक जाइलम तत्व नहीं है? देखिए, पौधे में 2 प्रमुख उत्तक है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक जाइलम और दूसरा, और ये दोनों उत्तक 4 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जाइलम भी 4 कोशिका से मिलकर बने होते हैं और फ्लोएम भी 4 कोशिका से मिलकर बने। तो वही प्रश्न में ये पूछा कौन जाइलम की कोशिका नहीं है? तो जाइलम का कोशिका पहले ट्रैकिड, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर, अंग्रेजी लिखिए ठीक रहेगा, और चौथा है जाइलम पेरेन काइमो। जाइलम पेरेन काइमो। इन्हीं 4 कोशिका या 4 तत्व से मिलकर जाइलम बना हुआ है। इन्हीं 4 कोशिका या 4 तत्व से मिलकर जाइलम बना हुआ है। और फ्लोएम की बात करेंगे तो ये बना हुआ है सीवी ट्यूब। दूसरा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? सब कोशिका। तीसरा है फ्लोएम फाइबर और चौथा है फ्लोएम पेरेन काइमा। तो पौधे के महत्वपूर्ण 2 उत्तक जाइलम और फ्लोएम 4 कोशिकाओं से मिलकर बने हैं या 4 तत्वों से मिलकर बने हैं। और सह कोशिका किसका कोशिका है? ये जाइलम का, ट्रैकिड जाइलम का है, वेसल्स जाइलम का है। फाइबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तंतु फाइबर का है। जाइलम पेरेन काइमो जाइलम का है, लेकिन सह कोशिका किसका है? फ्लोएम का है। सह कोशिका किसका है? फ्लोएम का है। क्लियर? मानव रक्त के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? बात मत करिए, क्वेश्चन याद भी करना है। बात करिए, याद होगा। बात मत करिए। मानव रक्त के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? रक्त हल्का क्षारीय कोलाइड 130 बिलियन है, यानी कोलाइड के समान बिलियन है, जिसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होता है। बिल्कुल सही। रक्त का पीएच मान 7.4 और रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो निश्चित तौर पर वो क्या है? क्षारीय है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? और रक्त जो है कोलाइड है, क्या है? कोलाइड। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। बिल्कुल। मानव शरीर में 2 ही तरल संयोजी उत्तक है, एक ब्लड हो गया और दूसरा लासिका हो गया। दूसरा लासिका यानी लिम्फ हो गया। रक्त मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ तथा हार्मोन को शरीर के विभिन्न हिस्सों पहुंचाती है। पूरे शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से ले जाने का कार्य ब्लड ही करता है। ब्लड ही। हम लोग तो पानी पीते हो तो पेट में रह जाता है, ज्यादा पी लिए तो मूत्र बनकर निकल जाता है। आपको क्या लगता है पानी पूरा बॉडी तोड़ता है? नहीं, पूरा बॉडी ब्लड तोड़ता है। पानी लेकर, सब कुछ लेकर। परिवहन का काम मुख्य रूप से शरीर के भीतर कौन अदा करता है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो गलत कौन होगा? डी।
कल रक्त के माध्यम से गैसों का परिवहन नहीं होता, गलत है जी। रक्त के आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन पर ही जिम्मेदारी है पूरा शरीर को ऑक्सीजन है, पूरे शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन के पास है और हीमोग्लोबिन आरबीसी में है, आरबीसी ब्लड में है। तो ये कहना कि ब्लड गैसों के परिवहन में कोई भूमिका नहीं निभाते, ये सरासर गलत है। हर परिवहन के लिए मानव शरीर में जिम्मेदार कौन है? ब्लड है, ब्लड। कथन गलत। यदि किसी बंदूक से कोई गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, पीछे की ओर धक्का देने पर बंदूक में गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण बंदूक की गति ऊर्जा कम क्या होगा? अब देखिए, बंदूक से गोली छूटेगा तो गोली का संवेग, संवेग यानी मोमेंटम इक्वल होगा बंदूक के सापेक्ष। संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि जब भी गोली से बंदूक छूटेगा तो आगे की ओर गोली जितना संवेग प्राप्त करेगा, पीछे की ओर उतना ही बंदूक संवेग प्राप्त करेगा। दोनों का संवेग एक दूसरे के बराबर होगा। गति ऊर्जा बराबर PS पर 2F, जब P इक्वल टू मोमेंटम, गति ऊर्जा बराबर PS पर 2F। संवेग के टर्म में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू PS पर 2M। P स्क्वायर यानी P यानी संवेग दोनों का क्या है? तो मतलब जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका गति ऊर्जा, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका गति ऊर्जा। द्रव्यमान गोली का अधिक होगा कि बंदूक का? तो बंदूक का द्रव्यमान अधिक होगा निश्चित ही, क्या कोई शक है? बंदूक का द्रव्यमान अधिक होगा तो बंदूक का गति ऊर्जा कम होगा। बंदूक का गति ऊर्जा कम गोली के गति ऊर्जा से कम होता है। और ऐसा क्यों होता है? कोई दिक्कत समझे कि नहीं? समझ गए? क्या वह कंफ्यूजन हो गया? संवेग संरक्षण का अनुसार दोनों का संवेग काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग का स्क्वायर बटे 2M, जहां M द्रव्यमान है। अब P तो इसका भी बराबर है, इसका भी, यानी P बंदूक का भी सेम है, गोली का भी। तो मतलब जिसका M ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल है आपका। और ये हम मान कर नहीं चलते, ये तय है कि गोली का द्रव्यमान बंदूक से क्या होगा? कम होगा। और गोली का द्रव्यमान कम है तो उसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी, और गोली का गति ऊर्जा ज्यादा है तो मतलब बंदूक का कम है। दैट्स ऑल। क्या हुआ? समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे क्वेश्चन में कुछ कम नहीं रहता, सिर्फ जो लिखता है इतना बड़ा कि आपको लगेगा कि कुछ है, जरूर कुछ है। और यही बात जो क्वेश्चन को गलती करवा देता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आपको नंबर क्वेश्चन को नंबर में क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, परीक्षा में आ गया है, टेंशन ही लेना है। गोली छूटेगा, गति ऊर्जा बंदूक का कम है, गोली का ज्यादा होगा। छोड़ दीजिए टेंशन लेना। 10 नंबर, जाइलम ऊतकों के द्वारा जल एवं घुलित लवणों का परिवहन एक दिशीय होता है। जिस तरह हमारे शरीर में ब्लड है ना, पौधों में ब्लड नहीं है। हमारे शरीर में जो काम ब्लड करता है वही काम पौधे में जाइलम और फ्लोएम करता था, ट्रांसपोर्टिंग। पौधे में जल और खनिज लवणों का परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक, और जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन केवल एक दिशा में करता है, वो दिशा है जड़ से तना पत्ती। यानी जाइलम जड़ से जल और खनिज लवणों को केवल एक ही दिशा में ले जा सकता है, ऊपर से नीचे। पहला कदम क्या है? और खाद्य पदार्थ, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे में भोजन तैयार होते हैं उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? फ्लोएम जो भोजन का परिवहन करता है वो दोनों दिशा, पत्ती से जड़ और जड़ से पत्ती, दोनों दिशा, इसलिए दो दिशा होता है। दोनों के अंदर क्या है? जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, लेकिन जाइलम के द्वारा परिवहन केवल एक ही दिशा में होता है, और वो दिशा होती है नीचे से ऊपर। जबकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, और फ्लोएम ऊतक दोनों ही दिशा में परिवहन कर सकता है, जड़ से तना पत्ती की ओर और पत्ती से जड़ तना की ओर। विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं। देखिए, वायरस जो है, वायरस यानी विषाणु दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए। वायरस का निर्माण कोशिकाओं से नहीं होता है, वायरस का निर्माण दो पदार्थों से मिलकर होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इन्हीं दो पदार्थों से मिलकर वायरस बना है। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए।
लेकिन एक वायरस में या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। दोनों न्यूक्लिक एसिड एक वायरस में नहीं हो सकता है। इसीलिए वायरस को न्यूक्लिक एसिड के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक एडिनो वायरस जिसमें प्रोटीन के साथ क्या रहता है, डीएनए। और एडिनो वायरस खासकर किसके कोशिका में रहते हैं, एनिमल यानी जंतु के कोशिका में रहते हैं, इसलिए एडिनो वायरस को क्या कहते हैं, एनिमल वायरस, जंतु वायरस। और दूसरा होता है रेक्टोरो वायरस। दूसरा क्या होता है, रेक्टोरो वायरस में डीएनए की जगह क्या होता है, आरएनए। डीएनए की जगह क्या होता है, और रेक्टोरो वायरस जो है वो पौधे के कोशिका में ही रहते हैं, इसीलिए इसे प्लांट वायरस कहते हैं। और वायरस जीवित कोशिका के बाहर जीवित नहीं रह सकता है। वायरस को अगर जीवित कोशिका से बाहर कर देंगे तो वो निर्जीव बन जाएगा। वायरस या तो जंतु के कोशिका में रहेगा परपोषी के रूप में, या पौधे के कोशिका में रहेगा परपोषी के रूप में। तो जो वायरस पौधे के कोशिका में रहते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए, जो वायरस जंतु के कोशिका में रहते हैं जैसे मानव में, उसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए। तो जिस वायरस में डीएनए है उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है, और जिस वायरस में डीएनए नहीं है क्या है, तो वह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है, आरएनए। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, आनुवंशिक पदार्थ कौन, लेकिन ऐसे वायरस जिसमें डीएनए होते ही नहीं है उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए काम करते हैं। ये अपवाद है कि आरएनए केवल इसी में आनुवंशिक पदार्थ का काम करते हैं और किसी में। बात समझ गए? अब सवाल पढ़िए दोस्तों, यह समझिए कि एक अपवाद है एचआईवी, जो कि जंतु भी साधु है, लेकिन ये डीएनए का नहीं बल्कि आरएनए का ही बना होता है। एचआईवी वायरस अपवाद है जो जंतु के कोशिका में रहते हैं, परंतु इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए नहीं बल्कि आरएनए पाए जाते हैं। एचआईवी रेट्रो वायरस है, सवाल को बनाइए क्या हुआ? सौरभ यादव पूछ रहा कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल आएंगे पढ़ तब बताएंगे दोस्तों। पहले ये क्वेश्चन देखिए, कहिए तो क्यों क्वेश्चन ये एक तो विषाणु में तो डीएनए एक साथ नहीं पाए जाते हैं, ये तो सही है। हेलो सही, ये भी सही है, तीनों सही है। एक और दो, आगे बढ़े। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का डिटेल चर्चा पिछले टेस्ट में भी किए थे, याद है कि भूल गए? याद है कि जनरल कंपटीशन इसी पर टिका है कि आपको कितना याद है। आपको याद नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप याद करते भूल जाते तो भी कुछ नहीं कर सकते। आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं होगा तो जबरदस्ती याद करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों डेली टेस्ट पर नजर बनाइए। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पौधों में वृद्धि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, हो गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा। पौधों में वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, पेड़ों को काटना रासायनिक परिवर्तन है, विद्युत धारा प्रवाहित करके जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। सुई दबाइए, बल्ब उतार दीजिए। क्लियर? बाएं कर्ण केवल और केवल किसको होते हैं? बाहर में कौन है? 100% वो क्या है? मेमेलिया का पहचान त्वचा में बाल, मेमेलिया का पहचान बाह्य कान, मेमेलिया का पहचान फीमेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड का होना, स्तन ग्रंथि का होना। ठीक है, मेमेलिया का पहचान ये बच्चे उत्पन्न करते हैं। अगर ये 4 गुण किसी में है या 4 में कोई एक गुण है, 100% वो क्या है? पूरे जंतु में त्वचा में बाल केवल स्तनधारी के होते हैं, पूरे जंतु में बाएं कर्ण केवल स्तनधारी होते हैं, पूरे जंतु में फीमेल में मेमोरी ग्लैंड केवल स्तनधारी होते हैं। बच्चे उत्पन्न करते केवल स्तनधारी, बाकी सब अंडे देते हैं। ये स्तनधारियों की विशेष पहचान है जिसके आधार पर क्लियर तरीके से पहचाना जा सकता है कि ये स्तनधारी हैं। एक 6 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी होगी? आपको पता होगा कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में इतना परमाणु होते हैं, ये तो नियम आपको पता होगा। पदार्थ कोई भी हो उसके 1 मोल में 14.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। लेकिन हमें पूछ रहा है 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितना परमाणु है। अब परमाणु की संख्या तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप क्या ना निकाल ले, मोल। तो आपको ये जो ग्राम दिया हुआ इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? मोल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। 1 मोल में पता है तो कितना भी मोल निकलेगा पता
तो आप क्या करिए, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन को बदल डालिए किसमें, मोल में। मोल बराबर होता है ग्राम में, ग्राम में द्रव्यमान लेना। अब बटे परमाणु निकालना है ना, तो परमाणु द्रव्यमान, अणु निकालना होता तो आणविक द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान में ग्राम परमाणु द्रव्यमान लेना है, तो ऑक्सीजन का ग्राम में द्रव्यमान कितना है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो कितना हो गया, 1/10 मोल। तो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल के बराबर है, 1/10 मोल के बराबर है। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल के बराबर है, 1/10 मोल के बराबर है। अब 1 मोल में इतना परमाणु, तो 1/10 मोल में इतना परमाणु नहीं होगा, बताइए तो। अगर 1 मोल में इतना परमाणु है तो 1/10 मोल में इतना परमाणु होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़े। हेमाटाइट अयस्क से लोहे के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या भट्ठी के किस भाग में तापमान सर्वाधिक होता है, निचले भाग में। भट्ठी के निचले भाग में टेम्परेचर सबसे ज्यादा और ऊपरी भाग में सबसे कम, ऊपरी भाग में सबसे कम। हेमाटाइट से जो लोहा निकाला जाता है खास प्रकार की भट्ठी में, और भट्ठी के निचले भाग में टेम्परेचर ज्यादा, और जो जो ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, घटते जाता है। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ज है, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों क्या होगी। अब यहाँ पर यह बात याद रखना है कि जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसका वेग बदल जाता है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। कोई भी तरंग, चाहे प्रकाश तरंग हो, ध्वनि तरंग हो या विद्युत चुंबकीय तरंग हो, तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसके वेग बदल जाते हैं, तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहता, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। अगर आवृत्ति उसका 10 किलो हर्ज है तो पानी में भी 10 किलो हर्ज होगा, हवा में भी 10 किलो हर्ज होगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, वही होगा। बात समझे ना। जब तरंग माध्यम बदलते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, वेग में और तरंग दैर्घ्य में। आवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हाथ तथा पैरों के ऐच्छिक गतियों पर नियंत्रण रखता है। अब देखिए, मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा। इस भाग का काम है अनैच्छिक, अनैच्छिक यानी बिना इच्छा, अनैच्छिक गति पर नियंत्रण, अनैच्छिक गति पर नियंत्रण। जैसे छींकना, खांसना, उल्टी करना, ये सब अपने आप हो जाता है। छींक अपने आप आएगा, यानी छींकने का मन है तो छींकेंगे, अपने आप आता है। और दूसरा मस्तिष्क का हिस्सा है सेरेबेलम, सेरे, इसका काम है ऐच्छिक गति का नियंत्रण, ऐच्छिक गति का नियंत्रण, ऐच्छिक गति का नियंत्रण। और ऐच्छिक गति का नियंत्रण मतलब हाथ पैर जबड़ा, हाथ पैर जबड़ा, गला के गति पर नियंत्रण। जबड़े की गति भी अच्छी गति है, जब आप बोलिएगा तभी वो गति करेगा। तो जबड़े के गति पर नियंत्रण किसका होता है, हाथ पैर गला के गति पर नियंत्रण किसका होता है। आपसे पूछेगा कि चलने फिरने की प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन हिस्सा करता है, सेरिबेलम, क्योंकि चलेंगे फिरेंगे किसके द्वारा, हाथे पैर के द्वारा, और उस पर कंट्रोल किसका है, सेरिबेलम का है। किसका है, तो चलने फिरने पर नियंत्रण सेरिबेलम का है, बोलने पर नियंत्रण, क्योंकि बोलेंगे किसके सहायता से, इसीलिए अगर पूछते बोलने की प्रक्रिया पर नियंत्रण कौन करता है, सुनने की प्रक्रिया पर नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम। तो आंसर क्या होगा, खांसना छींकना उल्टी करना पर नियंत्रण मेडुला, या अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण सेरिबेलम, चलने फिरने पर नियंत्रण सेरिबेलम, बोलने सुनने पर नियंत्रण सेरिबेलम। जो जिस रूप में है उसी रूप में प्रदूषण फैलाए उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषण। ऐसे पदार्थ जो जिस रूप में उसी रूप में प्रदूषण को फैलाए उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषण।
लेकिन कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं कि जो जिस रूप में होते हैं उस रूप में प्रदूषण को नहीं फैलाते, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड वर्षा जल के साथ घुल करके बनाता है नाइट्रिक अम्ल, और तब ये नाइट्रिक अम्ल प्रदूषण को फैलाते हैं। क्या होगा उत्तर? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक गैस, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यही ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी से रिएक्ट करके नहीं, खुद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण बने हुए हैं। डीडीटी जिस रूप में उसी रूप में प्रदूषण को फैलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिस रूप में उसी रूप में प्रदूषण को फैलाता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिस रूप में उस रूप को प्रदूषण में नहीं फैलाता है। वे जल के साथ मिल करके या किसी और से अभिक्रिया करके जब नए पदार्थ को निर्माण करता है तब प्रदूषण फैलाता है। इसीलिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है। बात समझ गए? डीडीटी कीटनाशक है। डीडीटी कीटनाशक है, फिलहाल ये बैन हो गया है। 19 निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है? धारा से बल का प्रदीप्त होना यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। धारा से विद्युत बल का प्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब चलना, प्रदीप्त मतलब चलना। निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है? धारा से बल्ब का प्रदीप्त होना। धारा से बल्ब का प्रदीप्त होना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव है। विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं: हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। विद्युत धारा से लोहे पर चांदी का परत चढ़ाना, और लोहे पर चांदी का परत चढ़ाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का, यानी विद्युत अपघटन विधि का, विद्युत अपघटन विधि का। और अब जानते हैं कि सस्ता लोहा पर महंगे लोहा, सस्ते धातु पर महंगे धातु का लेप कैसे चढ़ाया जाता है? तो जिस पर लेप चढ़ाना है, जिस पर लेप चढ़ाना है उसको बनाइए कैथोड, जिसका लेप चढ़ाना है उसको बनाइए एनोड। यह है एनोड, यह है कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में सस्ते धातु पर महंगे धातु का लेप जो चढ़ता है उसके लिए हमें जिस पर लेप चढ़ाना है उसको बना देंगे। जिसका लेप चढ़ाना है, जैसे चांदी का लेप चढ़ाना है, चांदी को क्या बनाएंगे? यानी पॉजिटिव ग्रिड। इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव ग्रिड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस में नेगेटिव ग्रिड को क्या कहते हैं? फिर इसमें डाल दीजिए क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या डाल दीजिए? इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघटन डाल दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। अब फिर इसको डीसी करंट से जोड़ दीजिए, क्योंकि एसी करंट में प्लस माइनस अलग अलग नहीं मिलेगा, प्लस माइनस अलग अलग मिलेगा केवल किस करंट में? डीसी करंट में। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस किस करंट से होता है? डीसी से होता है। जोड़ दीजिए, चांदी निकलकर कहां चढ़ने लगेगा? बात समझ गए? इस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत लेपन, सस्ती धातु पर महंगी धातु का लेप चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन में किस विधि का इस्तेमाल होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा जो विद्युत लेपन किया जाता है। तो एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा? ये बात समझ गए? एक क्वेश्चन है, मुंह में लार का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही होता है। मुंह में लार का नियंत्रण, अभी तो इस पर कंफ्यूजन हो। आगे बढ़े। 20 नंबर, 100 केजी के पिंड को पृथ्वी से पलायन कराने हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? पलायन कराना है तो पलायन वेग से फेंकना पड़ेगा, है? अब पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी बराबर होता है √2g, जो आर पृथ्वी की एरिया है। तो अगर किसी वस्तु को पलायन कराना है, पलायन वेग से फेंकना पड़ेगा। तो 100 केजी के वस्तु को पृथ्वी से पलायन करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? तो गति करा रहे तो कौन ऊर्जा चाहिए? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m। अभी स्क्वायर के जब हम एस्केप वेलोसिटी लेंगे कि लेंगे? और एस्केप वेलोसिटी होता है √2g और बस समझ आए कि नहीं? तो हाफ m2g और √2 कर गया, तो काइनेटिक बराबर mg। m का मान कितना है? g का मान कितना है? पृथ्वी का दिया 6400 किलोमीटर, किलोमीटर ऐसा ही मात्रक नहीं है, इसको बदल दीजिए, ये हो जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर। कितना हो गया? तो 6.4 × 10⁻²⁰ 9 जूल। गति ऊर्जा बराबर हाफ mv। चूंकि पलायन कराना है तो कौन वेग लेंगे? पलायन वेग लेंगे ना, सामान्य वेग से तो नहीं लेंगे ना।
तो हमें भी की जगह एस के वेलोसिटी रखना पड़ेगा। एस के वेलोसिटी का मान पृथ्वी पर कितना, √2g r, तो √2g r का स्क्वायर होगा, क्या निकलेगा 2g r, 2 कटेगा तो mg, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर mg, m का मान 100 kg, g का मान 10, r का मान 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर इतना मीटर के बराबर होगा, या आप 1000 से गुणा कर दीजिए, मीटर में बदल जाएगा। चूंकि ऐसा ही मात्रक मीटर है तो मीटर में ही लेना पड़ेगा, गुणा करिएगा इतना आएगा नहीं रहेगा। आंसर होगा का बी। आगे बढ़े, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा सकता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, दोनों ही कथन गलत है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बनाते हैं। क्लियर? बना जी, समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत का मुंह को देखकर लगता है नहीं समझ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, साइंस में थोड़ा बहुत भी पकड़ है तब इस टेस्ट में होना है। कई बार क्या होता है कि एकदम नया स्टूडेंट डायरेक्ट इसी टेस्ट में आ जाता है, और इस टेस्ट का क्वेश्चन सामान्य से थोड़ा भारी रखते हैं। अब कोई नया विद्यार्थी आएगा, एक दिन में भरा जाएगा। तो इस बात का अंदाजा रखिए कि टेस्ट का क्वेश्चन सीनियर विद्यार्थियों के ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अचानक साइंस को कोई पकड़ नहीं है, आइएगा धरफड़ा जाइएगा। अब खुद इसके तैयारी में धरफड़ाए हुए रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि नया विद्यार्थी जो साइंस का कुछ पकड़ नहीं रखता है तो वो और धरफड़ा जाएगा। बाद में क्या गाली, बाद में जिसको नहीं पता सीधे गाली देते, बाकी सब क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, कभी नहीं आएगा। एक कोचिंग में पागल है, तो परीक्षा में क्या आएगा वो तो हमको पता नहीं, पता रहता तो हम भी नौकरी करते हैं। लेकिन इतना पता है कि परीक्षा में क्वेश्चन आएगा सिलेबस से ही कि उससे बाहर जाएगा, और ये भी क्वेश्चन सिलेबस से है। आप समझे कि सकते? तो ये टेस्ट कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर बहुत दावा करेगा। हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। भाई परीक्षा में तो 100 को पूछा जाता है, वो 100 को लाइए। आगे ना, आपके पास हमारे पास बोर्ड क्या दे रहा, सिलेबस है ना कि ये पढ़िए, तो आप सिलेबस में पढ़िएगा कि उसमें भी छटैया करिएगा। अच्छा छटैया करिएगा, क्या लगता है कि आप नहीं छटिएगा? तो अब वो समय नहीं है। तो अब है कि जो सिलेबस है उसको 100% 2 टंच रखिए, जो पूछेगा जवाब देके आ जाएंगे। कटअप का टेंशन है, समाप्त की कटअप 80 रहेगा कि 90? पूरा सिलेबस। लेकिन पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? आते रहिए डेली टेस्ट में। 22 नंबर, 22 नंबर। छो तथा -2 डायोप्टर, छो तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस को सटा कर रखा गया है। इस लेंस निकाय की फोकस दूरी कितनी होगी? तो जब भिन्न भिन्न क्षमता के लेंसों को सटा कर रखा जाता है तो उस सटाए गए लेंस की संयोजन क्षमता लेंस के क्षमताओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अगर भिन्न भिन्न क्षमता वाले लेंस को एक दूसरे से सटा दिया जाए तो वे सभी लेंस सट कर एक लेंस के भौतिक व्यवहार करने लगते हैं, और उस एक लेंस को कहते हैं संयोजन लेंस, कॉम्बिनेशन लेंस। और संयोजन लेंस की संयोजन क्षमता सटाए गए लेंस के क्षमताओं के योग के। तो अगर 4 तथा -2 डायोप्टर के लेंस को सटा दिया गया है तो उस सटाए गए लेंस की संयोजन क्षमता दोनों लेंस के संयोजन क्षमता के योग के क्या होगा? तो अगर इस दोनों लेंस को सटाएंगे तो संयोजन क्षमता कितना होगा? 4 डायोप्टर। अब फोकस दूरी बराबर होता है 1/t, यानी 1/, क्षमता डी का मान कितना निकल गया? 4, यानी 0.5 मीटर या 25 सेंटी। ध्यान रखिएगा, डायोप्टर एसआई मात्रक है तो फोकस दूरी भी किसमें निकलेगा? एसआई मात्रक मीटर में, तो 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। तो सबसे सटीक उत्तर आपका कौन है? ए। यहाँ पर ए ही आंसर होगा आपका। समझे सवाल? ध्यान रखिएगा,
पिनबिन लेंस को सटाएगा तो उस लेंस की क्षमता लेंस के क्षमताओं के योग के बराबर होगा। फोकल दूरी के योग के बराबर नहीं होगा। तो पहले हम लेंस की क्षमता निकाल लिए जोड़ करके, और फिर क्षमता से फोकस दूरी निकाल लिए। नेक्स्ट, किसी सामान्य स्वस्थ युवा व्यक्ति की दृष्टि की समंजन क्षमता कितना होता है? 4 डायोप्टर होता है, यानी आंखों के जो प्राकृतिक लेंस है ना, जो प्रोटीन का बना, आंखों का जो अपना प्राकृतिक लेंस है जो प्रोटीन का बना है, उस लेंस की क्षमता कितनी होती है? 4 डायोप्टर होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखों का जो नेचुरल लेंस प्रोटीन के बने होते हैं, उस लेंस की क्षमता कितनी होती है? 4 डायोप्टर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में थर्मोन के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा, यहाँ पर अनुपात गड़बड़ा गया है दोस्तों, थोड़ा सही कर लीजिएगा, 1:8 है। किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में थर्मोन के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। सही है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी स्रोत से आप जल प्राप्त करिएगा वो जल होगा H2O। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका वाला जल जो H3O है, नहीं। अब जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए, रासायनिक रूप से वो क्या होगा? और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 mu, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 mu। तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 16 mu। तो अनुपात कितना होगा? तो बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है कि जल को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, जल को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 होगा, हमेशा 1:8 होगा। दूसरा कथन, अभिकारक यानी रिएक्टेंट और प्रतिफल का द्रव्यमान रासायनिक परिवर्तन में हमेशा स्थिर रहता है। बिल्कुल सही है। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। जो बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो थर्मोन संरक्षण नियम के अनुसार अगर रिएक्टेंट आपका 10 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा? 10 ग्राम होगा, यानी थर्मोन हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ये कथन भी क्या है? दोनों सही है, सी होगा, दोनों सही है। पादप हार्मोन एफसीसी का अम्ल है। पादप मतलब पेड़ पौधा, एफसीसी का अम्ल पौधों का कैसा अम्ल है? सुनो, पौधों का कैसा हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। पौधे में ग्रोथ को कम करना ही काम है इस हार्मोन का। कर किसके विरोधी स्वरूप काम करता है? तो ये मुख्य रूप से किसका विरोधी है? लेकिन एफसीसी का अम्ल ऑक्सीजन तथा साइटो सबके विरोध में काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसके विरोध में काम करते हैं? अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हमारा उत्तर क्या होता? बी। तो एब्सिसिक अम्ल मुख्य रूप से जिबरेलिन का विरोधी है, लेकिन यह एब्सिसिक अम्ल पौधे के अन्य सभी हार्मोन के द्वारा किए जा रहे ग्रोथ को कम करने का काम करता है, यानी कि ये सारे हार्मोन का विरोधी होता है। मुख्य रूप से किसका विरोधी? हाँ, क्लियर हो गया। पर्यावरण के जैविक घटक कौन सा नहीं है? देखिए, पर्यावरण के दो ही कंपोनेंट, पर्यावरण के दो ही कंपोनेंट, एक जैविक यानी बायोटिक और दूसरा अजैविक यानी एबायोटिक। जैविक यानी बायोटिक, अजैविक यानी एबायोटिक। जितने भी पर्यावरण में सजीव है वो कैसे कंपोनेंट? जितने भी निर्जीव है, जितने भी निर्जीव है वो कैसा? अजैविक। तो जैविक घटक नहीं है। उपभोक्ता, उपभोक्ता की भूमिका में कौन रहता है? उत्पादक की उत्पादक की भूमिका में कौन रहता है? उपभोक्ता की भूमिका में, अपघटक की भूमिका में सूक्ष्मजीव। जंतु भी क्या है? जंतु क्या है? यानी उपभोक्ता क्या है? उत्पादक भी क्या है? अपघटक भी क्या है? जो सजीव है वो पोषक पदार्थ क्या है? पोषक पदार्थ यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या है? जो निर्जीव है वो अजैविक घटक होगा, वो जैविक घटक नहीं होगा। तो पोषक पदार्थ पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, पोषक पदार्थ पर्यावरण के अजैविक घटक है। जैविक घटक केवल 3 है, पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। क्या वो नहीं समझे? निम्न में कौन सा विटामिन सरलता से मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं और शरीर में संचित नहीं रहते हैं?
अब मूत्र में अधिक कौन सा मात्रा किसका होता है? जल का ना। तो मूत्र में वही विटामिन होगा जो जल में घुलनशील होगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन। तो मूत्र में यही दो विटामिन हो सकता है, जो जल में घुलेगा वही मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगा। बसा में घुलनशील विटामिन बसा में घुलकर लीवर में संचित हो जाते हैं। बसा में घुलनशील विटामिन बसा में घुलकर लीवर में संचित हो जाते हैं, वो मूत्र के माध्यम से कभी निकलते हैं। ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील है वही जल में घुलकर मूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं, यानी मूत्र में या तो विटामिन सी निकलेगा या विटामिन बी। बात समझे? डाल्टन के निम्न रासायनिक प्रतीकों में कौन ऑक्सीजन का प्रतीक है? अब जानते हैं कि तत्व को रासायनिक संकेत देने की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? डाल्टन। आज जो हम संकेत लिखते हैं, जैसे लोहा को क्या लिखते हैं, सोडियम को क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन क्या लिखते हैं, यह पता की शुरुआत बर्जीलियस ने की। आधुनिक रासायनिक संकेत जो हम लिखते हैं तत्व का, आधुनिक संकेत लिखने की परंपरा की शुरुआत वैज्ञानिक बर्जीलियस के द्वारा हुआ था। तत्वों को संकेत से व्यक्त करने की पहली बार शुरुआत जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, लेकिन जॉन डाल्टन का संकेत चित्रात्मक था, चित्रात्मक। तो कह रहे कौन ऑक्सीजन का था, ये किसका था, ये किसका था, ये किसका था, ये कार्बन का था, ये हाइड्रोजन का था, ये सल्फर का था। 24 नंबर नहीं आया समझ में। आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत क्या आता है? सेंट्रल डोगमा यानी प्रोटीन का निर्माण। सेंट्रल डोगमा मतलब कोशिका के भीतर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया का चेन, प्रक्रिया की श्रृंखला। कोशिका के भीतर प्रोटीन बनने की प्रक्रिया की बात करें तो डीएनए क्या बनवाता है और आरएनए, यही है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा का पूरा स्ट्रक्चर, डीएनए डीएनए बना सकता है, डीएनए आरएनए बना सकता है, आरएनए प्रोटीन बना सकता है। इसी चेन को किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल डोगमा के नाम से। डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन कहलाता है, रिप्ली। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। और बनते हैं, और सबका जननी कौन है? डीएनए। इस पृथ्वी पर सजीव की उत्पत्ति से पहले किसकी उत्पत्ति हुई? डीएनए, जो यही प्रक्रिया चलाकर अंततः किसका निर्माण करवाया? कोशिका का। तब जाकर सजीव की उत्पत्ति हुई। इसी श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल डोगमा के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी नियम किसने दिया है? जूल ने। चुंबकीय प्रभाव संबंधी नियम ऑरस्टेड ने। रासायनिक प्रभाव संबंधी नियम फैराडे ने। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का नियम किसने दिया? जूल ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का नियम ऑरस्टेड ने। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का नियम फैराडे ने दिया है। स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन है? आप जानते हैं ना कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन सजीव कोशिका से बने हैं इसकी जानकारी तब मिली जब स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत इस बात की पुष्टि की कि पृथ्वी के सारे सजीव कोशिकाओं से ही बने हैं। रॉबर्ट हुक तो सिर्फ कोशिका को खोजा था, और स्लाइडेन और स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में बहुत बातें कही थी। तो पूछ यही रहा कि कौन सा बात स्लाइडेन और स्वान ने नहीं कही थी? जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। बिल्कुल, सभी जीव एक से अधिक कोशिका बने होते हैं। गलत। कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। तो स्लाइडेन और स्वान ने कहा था सभी नहीं, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं जबकि कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारा सजीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। कुछ सजीव ऐसे हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जो आंखों से दिखते हैं नहीं है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, जब विद्युत अपघटन से, जब विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब गतिशील कण कौन होते हैं? आयन। आयन।
विद्युत अपघटन जानते हैं जी, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रो। ऐसा चलिए विलयन जिससे होकर विद्युत धारा गमन कर सके उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब मेटल से होकर इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है तो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रोलाइट से होकर इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है तो गति कर रहा है आयन। तो दिक्कत बंदूक तो टेस्ट में कितना बार चलाए हैं, मतलब सवाल बनाए हैं। 10 केजी की बंदूक से 60 ग्राम की गोली 160 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। बंदूक पीछे की ओर किस गति से झटका मारेगा? और ये सवाल बनाने में आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। डायरेक्ट बंदूक बराबर गोली, गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग कर दीजिए। क्यों? तो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार यही होगा। गोली का संवेग बराबर गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग। अब बंदूक का संवेग बराबर बंदूक का द्रव्यमान गुना बंदूक का वेग। तो गोली कितना जी? तो ग्राम को तो केजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम में सही मात्रक है नहीं, तो ग्राम को केजी बना लीजिए। कितना वेग से? अब बंदूक का द्रव्यमान कितना है, अब बंदूक का वेग दिया हुआ यही निकालना है। तो ये 00 का लास्ट 16 में होगा जी 9.6 बराबर 10 की, तो v बराबर हो जाएगा 0.96 मीटर पर सेकंड। 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए हो एडमिन साहब। बोलेंगे तब देखिए विद्यार्थी, जिसका छूट गया वो दे दीजिए सर। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। बात हो रही है किसकी? जैव विविधता समझ लेना। जैव का मतलब होता है सजीव, अजैव का मतलब होता है निर्जीव। जैव विविधता मतलब सजीवों के बीच विविधता। इस पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे जीव जंतु है वही है पृथ्वी की जैव विविधता। जहां जितने प्रकार के सजीव होंगे वहां उतना ही जैव विविधता होगी। और पृथ्वी पर जैव विविधता की बात करें ना, तो यह भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा आता है, यानी इस क्षेत्र में जीव जंतुओं को रहने के लिए अनुकूल स्थान है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाएंगे तो मौसम प्रतिकूल होते जाता है। अब प्रतिकूल मौसम में बहुत ज्यादा सजीव पनप नहीं सकते हैं, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आएगी, और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जैव विविधता में वृद्धि होती आएगी। और ऐसा क्यों होगा इस बात को आप समझ रहे होंगे। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता में क्या आएगी, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने में जैव विविधता में। और ऐसा पर्यावरण के अनुकूल प्रतिकूल होने के कारण हो रहा है। ध्रुवीय क्षेत्र का पर्यावरण अत्यंत प्रतिकूल है, इसलिए वहां बहुत कम सजीवों का निवास है, अर्थात वहां पर जैव विविधता कम है। विश्वत रेखीय क्षेत्र जो है जैव विविधता के लिए सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश भी सबसे ज्यादा आता है, वहां वर्षा भी सबसे ज्यादा आता है, इसलिए भोजन के प्रचुर साधन विश्वत रेखीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास बने हुए हैं। तो दोनों कदम क्या है? नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट का रवा गहरा बैंगनी रंग का होता है। जब इसे जल में विलय करेंगे तो विलयन का रंग क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। खुद जो बैंगनी है बैंगनी हो जाएगा। एक परमाणु के एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके एल सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? देखिए, परमाणु का पहला सेल, दूसरा, तीसरा, एम में कितना है? इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पिछला एक प्रश्न बनाया था पिछले टेस्ट में। नील्स बोर का कहना है कि एक सेल भरेगा तभी इलेक्ट्रॉन दूसरा सेल में जाएगा। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार एम में इलेक्ट्रॉन इसलिए आया है कि एल और के इलेक्ट्रॉन से क्या हो चुका है? फुल हो गया है, और एल दूसरा सेल है, और परमाणु के दूसरा सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n, जो n बराबर सेलों की संख्या, k के लिए n का मान कितना, l के लिए n का मान कितना, m के लिए n का मान कितना, तो 2 दूनी 4 दूनी। जड़त्व का माप किससे होता है? किसी वस्तु के जड़त्व का माप, इनर्शिया का मेजरमेंट, वस्तु के द्रव्यमान से होता है। वस्तु के द्रव्यमान से होता है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक जड़त्व का गुण होगा, उतना ही अधिक जड़त्व का गुण होगा। विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कोशिकाओं में उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटा कोशिका, अब माइक्रोप्लाज्मा से बड़ा, जीवाणु से बड़ा,
सबसे बड़ा 1 4 3 यही क्रम सही है। देखिए, अब तक जीव वैज्ञानिकों ने जितने कोशिकाओं की पहचान की है उसमें सबसे छोटे आकार का कोशिका किसका है? माइकोप्लाज्मा का। सबसे बड़ा आकार का कोशिका, तो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। और निश्चित तौर पर आरबीसी का आकार जीवाणु से बड़ा होगा क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक है और आरबीसी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है, इसलिए जीवाणु से बड़ा कोशिका आरबीसी का होगा, यानी लाल रक्त कणिका का होगा। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सबसे पहले। अब 1 मोल का द्रव्यमान निकाल लीजिए। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना होगा? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना होगा? और अगर आप नहीं जानते तो ये जान लीजिए। 1 मोल यौगिक का द्रव्यमान, 1 मोल यौगिक का द्रव्यमान यौगिक के आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर यौगिक के आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड, 1 मोल यौगिक का द्रव्यमान यौगिक के आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सबसे पहले 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लीजिए द्रव्यमान। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40 एमयू होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना? 16 × 48 12 40 कितना है? 100 एमयू। और अगर ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो क्लियर। अब 100 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है? 48। 100 ग्राम में ऑक्सीजन 48, 100 ग्राम में ऑक्सीजन 48 है, तो प्रतिशत स्वयं में निकालते हैं। तो 100 में ऑक्सीजन 48 है, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होगी? 48 होगी। आगे बढ़े। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एड्स के इलाज में कौन आता है? एड्स का वायरस रेट्रोवायरस है ना। एड्स एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी आरएनए वाला वायरस है, आरएनए वाला वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं, वही रेट्रो से आया है, रेट्रोवायरल। 1 किलोवाट घंटा का जूल में मौन होता है 3.4 × 10⁶ कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकीय पंजर का निर्माण, साइटोस्केलेटन का निर्माण प्रोटीन से होता है। और कोशिकीय पंजर का काम है, कोशिकीय पंजर का काम है कोशिका को गतिशील बनाना, कोशिका को गतिशील बनाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अम्लों की सामर्थ्य सर्वाधिक है? HF से ज्यादा, HCl से ज्यादा, HBr से ज्यादा, HI, HCl, HNO3, H2SO4, यह है आपका एसिडी का। तो अम्लों का सामर्थ्य का क्रम याद रखिए। ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हाइड्रो। ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन न हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रो। किसी भी अम्ल में ऑक्सीजन है, ये कैसा है? हाइड्रो। और सब हेलोजन वाला अम्ल है, सब में हेलोजन लगा है। तो ये है आपका सामर्थ्य का क्रम। सबसे कम HF, सबसे ज्यादा HI। और ये जो सामान्य अम्ल है उसका, उसमें सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसका होता है? उससे कम, उससे कम, सबसे कम। कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर का मीटर में मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर दिन में 55 डेसिबल। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर की यानी ध्वनि की अनुमानित स्तर 45 डेसिबल है और दिन में 55 डेसिबल है। निम्नलिखित में कौन एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? उष्मा का परिमाण यानी जूल। उष्मा का परिमाण का मतलब कुछ नहीं। उष्मा का परिमाण मतलब उष्मा, उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा, और ऊर्जा का सही मात्रक, ये जूल
प्रति किलोग्राम जो है ये गलत है। उष्मा के परिमाण का मात्रक जूल ही होगा। सहायता गुणांक का सीजीएस मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर है, लेकिन सीजीएस मात्रक है पॉइज। सीजीएस मात्रक है पॉइज। सैतालीस CH2Cl2 तथा NH3 में कार्बन तथा नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी है? तो सहसंयोजकता मतलब कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ है। तो कार्बन के तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इसका संरचना कुछ इस तरह से होगा। और अमोनिया में दोस्तों, अमोनिया के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 साझेदारी में, 2 साझेदारी में। तो कार्बन की सहसंयोजकता है 1 2 3 और नाइट्रोजन का 1 2 3। नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में नहीं है अमोनिया में। समझे सवाल को? सहसंयोजकता मतलब कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी में है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में है और नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में है। इसलिए सहसंयोजकता कार्बन की 4 और नाइट्रोजन का 3। क्षार चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है ध्रुवों पर। ध्यान रखिएगा, भूल चूक से ये नहीं मार दीजिएगा। छोर को ही क्या कहते हैं, लेकिन जब ध्रुव दिया है तो बेहतर विकल्प हमारा कौन होगा? यानी ये भी सही है, लेकिन इससे ज्यादा ये सही है, इसलिए आंसर बी नहीं होगा, सी होगा। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, तो यह 1 मिनट में कितनी कंपन या दोलन करेगा? देखिए, आवृत्ति कितना हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 120 बार दोलन, या दोलन का पर्यायवाची क्या है? कंपन होगा, तब उसकी आवृत्ति क्या होगा? 120 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में होने वाले दोलन या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में होने वाले दोलन या कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अगर आवृत्ति 120 हर्ट्ज है तो इसका मतलब 1 सेकेंड में 120 बार कंपन हुआ है। आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो इसका मतलब 1 सेकेंड में 200 बार कंपन हुआ है। आवृत्ति 120 हर्ट्ज है इसका मतलब 1 सेकेंड में 120 बार कंपन हुआ है। तो 60 सेकेंड में 60 गुना 120, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। परिचय बात था, समझे? अब आम के विभिन्न किस्म जैसे मालदा, गुलाब का, दशहरी, लंगड़ा इत्यादि से अवश्य परिचित होंगे। आम का यह विभिन्न किस्म किस प्रकार के जैव विविधता को दर्शाते हैं? आनुवंशिक। एक ही जाति में अलग अलग जीन के कारण अलग अलग गुणों का विकास आनुवंशिक विविधता को दर्शाता है।